आज का दौर एक सूचना क्रांति का दौर है। कहीं पर भी कोई घटना होती है तो मोबाइल के माध्यम से हमें यह तुरंत जानकारी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, अपने घर परिवार वालों से, अपने रिश्तेदार से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि हमारे परिवार का सदस्य कैसा है, किस हालत में है। मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में, इस सूचना क्रांति की दौर में इस तकनीकी का एक गलत प्रकार से इस्तेमाल हो रहा था। दरअसल दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जिसकी एक महिला मित्र होती है और वो जब भी अपनी महिला मित्र के साथ में संबंध बनाता था, किसी होटल में होता था या फिर कहीं पर भी अपनी महिला मित्र के साथ जब आपत्तिजनक हालत में होता है तो अपनी पत्नी के पास में फोन किया करता है और अपनी पत्नी को फोन करके वो सब कुछ वीडियो कॉल पर दिखाया करता है जो वो अपनी प्रेमिका के साथ में किया करता है। वो अपने तन के सारे कपड़ों को उतार करके अपनी पत्नी के पास में वीडियो कॉल करता है और जब जब उसकी पत्नी ये करने से मना कर देती है, उस वीडियो को देखने से मना कर देती है, उससे वीडियो कॉल पर बात नहीं करती है, तब वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा मारपीट किया करता है। और ऐसा करते करते एक दो नहीं बल्कि महीनों गुजर जाते हैं। मगर दोस्तों, कहते हैं कि किसी की भी सब्र की एक हद होती है और इस कहानी में जब सब्र का बांध टूटता है तो उसके टूटने की जो आवाज होती है वो केवल उस घर पर ही नहीं, केवल उस जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में फैल जाती है। लोगों को जब इस कहानी के बारे में पता चलता है तो लोग सुन करके ये परेशान होते हैं कि आखिरकार कोई व्यक्ति किस हद तक इस तरीके गिर सकता है। ये कहानी आप लोगों की रोंगटे खड़ी कर देने वाली है और आप लोगों को ये सोचने में मजबूर कर देगी कि आखिरकार कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गाजियाबाद और उसी गाजियाबाद जिले का एक मोहल्ला पड़ता है संजय नगर। संजय नगर सेक्टर 23 की बात है। वहां का एक थाना पड़ता है मधुबन बापू धाम। उस थाने की पुलिस रात के समय गश्त कर रही होती है। रात के करीब 3:45 के आसपास का समय होता है। सड़क के किनारे एक वैगन आर कार खड़ी होती है। पुलिस वाले जैसे ही उस कार को देखते हैं, देख करके उस कार से थोड़ी दूरी पर जाकर के खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के यह इंतजार करने लगते हैं कि आखिरकार इस कार का जो मालिक होगा वो कहीं आसपास होगा और थोड़ी देर में आएगा। पर जब काफी देर का समय बीत जाता है, वहां पर कोई नहीं आता, तब उनमें से जो एक पुलिस वाला होता है वो अपनी कार से उतरता है और उतर करके उस वैगन आर गाड़ी के पास में जाता है। गाड़ी के पास जाकर के वो गाड़ी के अंदर झांक करके देखने की कोशिश करता है। पहले तो उसे गाड़ी के अंदर कोई दिखाई नहीं देता, पर जब वो टार्च जला करके बाहर से शीशे के अंदर झांकने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि पीछे की सीट पर एक व्यक्ति जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। अब पुलिस वाले तुरंत वायरलेस के माध्यम से एसएचओ को सूचना देते हैं। जैसे ही एसएचओ को यह बात मालूम पड़ती है कि एक घायल व्यक्ति एक गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है, तुरंत पुलिस एक्टिव होती है। उस व्यक्ति को उस गाड़ी के अंदर से निकाला जाता है और निकाल करके जैसे ही पुलिस वाले उसे अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल में एडमिट करवाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं कि इसका जल्दी से इलाज चालू करो। और तभी जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर जब उस व्यक्ति की नब्ज को टटोलते हैं तो टटोलते हुए तुरंत कहते हैं कि यह व्यक्ति मर चुका है, इसके अंदर कुछ नहीं बचा है। अब वो व्यक्ति जिंदा नहीं था, पर पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन है, यह कहां से आया है और किसने इसके साथ में इस वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था। अब पुलिस जब उस व्यक्ति की तलाशी लेती है तो उस व्यक्ति के पास से कोई भी ऐसी चीज नहीं निकलती है जिससे साबित हो सके कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन है और कहां का रहने वाला है। अब पुलिस जो वो वैगन आर गाड़ी होती है, उस गाड़ी का जो नंबर होता है, नंबर अपने मोबाइल पर डालती है और उस नंबर से जब जानकारी करती है तो पता लगता है कि उस जो व्यक्ति है, जो मरने वाला व्यक्ति है, उसका नाम अमित कुमार है
और वो संजय नगर कॉलोनी का रहने वाला है। तुरंत पुलिस सक्रिय होती है और जैसे ही सुबह होती है, सुबह सुबह पुलिस संजय नगर कॉलोनी में पहुंचती है, उस घर पर पहुंचती है और पहुंच करके उस घर का दरवाजा खटखटाती है। जैसे ही पुलिस उस घर का दरवाजा खटखटाती है तो उस घर के अंदर से एक लड़की जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष के आसपास होती है और एक महिला जो कि अमित कुमार की पत्नी होती है, वो लोग बाहर निकल करके आते हैं। तभी जो पुलिस होती है उन लोगों से कहती है कि क्या यह घर अमित कुमार का है। तभी जो अमित कुमार की बेटी होती है वो कहती है कि हाँ, अमित कुमार हमारे पापा हैं। पुलिस इस बारे में कुछ बताती नहीं है कि आखिरकार उनके साथ में क्या हुआ है। अब पुलिस अपना काम चालू कर देती है, उस घर से ही पुलिस छानबीन करना चालू कर देती है। तभी जैसे ही पुलिस करके जाने की तैयारी कर रही होती है, तभी अचानक एक पुलिस वाले की नजर उस घर की सीढ़ियों पर पड़ती है। दरअसल उस सीढ़ियों में कुछ ब्लड लगा होता है। पुलिस वाला एसएचओ साहब के कान में जा करके कहता है कि साहब, हमें ऐसा लगता है कि जैसे जरूर इस घर के अंदर ही किसी घटना को अंजाम दिया गया है। और वो कहता है कि साहब, यहां पर सीढ़ियों में ब्लड लगा हुआ है। तभी जो पुलिस वाले होते हैं वो एक बार फिर वहां पर रुक जाते हैं और रुक करके फिर वो बारीकी के साथ में उस घर पर छानबीन करने लगते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। तभी पुलिस वाले देखते हैं कि उस घर के आंगन में एक पोछा पड़ा होता है जो बिल्कुल गीला होता है। अब उस पोछे को देख करके पुलिस को जो शक होता है वो शक पूरा यकीन में बदल जाता है। पुलिस को यह पूरा यकीन हो जाता है कि जरूर इस घर के अंदर किसी न किसी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस वाले उस लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारे पापा हैं कहां पर। तब वो लड़की कहती है कि साहब, हमारे पापा कल शाम को घर से नाराज होकर के चले गए थे। अभी तक उनका कुछ पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। हम लोगों ने उन्हें काफी ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश की, पर जब उन्हें कोई पता नहीं लगा तब हम लोग थक हार करके अपने घर वापस आ गए। तभी जो पुलिस वाले होते हैं उस लड़की से पूछते हैं कि आखिरकार आपके पापा करते क्या हैं। तब वो लड़की पुलिस वालों को बताती है कि साहब, हमारे पापा ग्रेटर नोएडा में ज्वेलरी की दुकान है और उसी दुकान में वो काम करते हैं। और वो कहती है कि इस घर में मैं, मेरे छोटे 2 भाई और मेरी मम्मी रहती हैं। पुलिस वाले उस लड़की से पूछताछ कर रहे थे, छानबीन कर रहे थे, जांच कर रहे थे, पर अभी तक उस घर के जो सदस्य थे, उस लड़की थी, उन लोगों से यह नहीं बताया था कि वो जो व्यक्ति है उसकी हत्या हो चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो जो उस अमित वर्मा की पत्नी होती है जिनका नाम सालू होता है, उनसे कहते हैं कि जो तुम्हारे पति अमित वर्मा हैं उनकी हत्या हो चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है। जैसे ये बात उनकी पत्नी और बेटी सुनती हैं, उन दोनों का रो रो करके हाल बेहाल हो जाता है। वो दोनों अपने घर से निकल करके अपने पिता के पास पहुंचने की कोशिश करती हैं, पर जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले उन दोनों लोगों को उस घर से बाहर निकलने नहीं देते, क्योंकि पुलिस ने उस घर पर जो खून के धब्बे देखे थे, उन खून के धब्बों को देख करके पुलिस को यह पूरा यकीन हो गया था कि जरूर उस व्यक्ति के साथ में इसी घर के अंदर किसी न किसी घटना का अंजाम दिया गया है। अब पुलिस वाले उस बेटी और जो उसकी मां होती है, जब उनसे पूछताछ करना चालू करती है तो वो दोनों पुलिस के सवालों के सामने बहुत देर तक टिक नहीं पाती हैं। और उसके बाद में जब वो बेटी और उनकी पत्नी पुलिस को जो बताती हैं, ये सुन करके पुलिस के आंखों के सामने भी अंधेरा छा जाता है। पुलिस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो भी यह सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति क्या कभी इस तरीके कर सकता है, इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है, इतना नीचे तक गिर सकता है। दरअसल दोस्तों, बेटी बताती है कि उसके पापा की एक महिला मित्र होती है और यहां तक तो सब ठीक होता है, महिला मित्र होती है, उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। पर वो बेटी कहती है कि वो मेरे पापा जब भी अपनी महिला मित्र से मिलते थे और जब भी उसके साथ वो रिलेशनशिप में होते थे, तब वो पूरा न्यूड होकर के अपने घर पर उसकी मां के पास में वीडियो कॉल करते थे। उन्हें ये जरा सा भी फिक्र नहीं था कि उनके घर में एक सयानी बेटी है। वो जिस हाल में होते थे, उनके तन पर कपड़े हों या ना हों, उस हाल पर वो मां के पास में फोन करते थे। और जब तक वो अपनी प्रेमिका के साथ में होते थे, तब तक
मां से वीडियो कॉल पर बात करते थे और उसको उसकी फोटो दिखाते थे। और अगर उसकी पत्नी उस देखने से मना कर देती थी, कॉल करने से मना कर देती थी, तो फिर वो व्यक्ति अपनी ही पत्नी के साथ में अपने घर पर बहुत ज्यादा मारपीट करता था। इस बात को लेकर के आए दिन उस घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और वो कहती है कि इस घर की जो चीखने की, चिल्लाने की आवाज होती थी, वो अब इस घर की चार दीवारी तक नहीं, बल्कि इस चार दीवारी के बहुत बाहर तक जा चुकी थी। 23 सितंबर 2022 की रात को कुछ ऐसा ही होता है जिसकी शायद किसी ने कभी कोई कल्पना नहीं की थी। रात के करीब 12:30 बजे के आसपास का समय होता है। अमित वर्मा और उसकी पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि जो अमित वर्मा होता है वो अपनी पत्नी को बेइंतहा मार रहा होता है। उसकी जो चीखने की आवाजें होती हैं, चिल्लाने की आवाजें होती हैं, पूरे घर पर गूंज रही होती हैं। उसकी पत्नी अपने पति के सामने हाथ जोड़ती है, अपने बचने के लिए रहम की भीख मांगती है, उससे बार बार कहती है कि उसको छोड़ दे, वो मर जाएगी। वो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। तभी जो उसकी बेटी होती है अपने दो छोटे भाइयों के साथ अपने एक अलग कमरे पर यह सब कुछ सुन रही होती है। और तभी जब वो अपनी मां की चीख को, पुकार को सुन रही होती है, उस बेटी के बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। बेटी कमरे का दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोल करके बाहर निकलती है। तभी वो देखती है कि उसके जो पिताजी होते हैं वो उसकी मां को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं। उसकी मां चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, पर उसके पिता को जरा सा भी रहम नहीं आता है। तभी उस बेटी का जो गुस्सा होता है, गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो परेशान होती है और वो दौड़ करके अपने पापा के पास में जाती है। और जैसे ही वो अपने पापा के पास में पहुंचती है, उसके अंदर इतना गुस्सा आ चुका होता है कि वहीं पास में एक सिलबट्टा रखा होता है और वो उसे उठाती है और उठा करके अपने पापा के सर पर जोरदार तरीके से वार कर देती है। जैसे ही सिलबट्टे से वो अपने पापा के सर पर वार करती है, उसका जो पापा होता है, अमित वर्मा होता है, वो बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ता है। उसके सर से बहुत सारा ब्लड बहने लगता है और बहुत सारा ब्लड बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तभी अब जब वो मां और बेटी होती हैं, वो सोचती हैं कि आखिरकार अगर ये लाश इसी प्रकार से पड़ी रहेगी और ये बात अगर लोगों को पता लगेगी, और तभी वो दोनों माँ बेटी अब उस लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाते हैं। अम्मा बेटी ठिकाने लगाने की कुछ इस तरीके से योजना बनाते हैं। अम्मा और बेटी मिल करके जो ऊपर वाला फ्लोर होता है, उस फ्लोर से उस व्यक्ति को किसी प्रकार से सीढ़ियों के द्वारा नीचे वाले फ्लोर पर लाते हैं। उसके बाद में वो जो 16 साल की बेटी होती है, 16 साल की बेटी अपने पिता को घसीट करके कार तक ले जाती है और घसीट करके कार की पीछे वाली सीट पर बैठा देती है। उसके बाद में वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है। उसके बाद में वो अपने घर का बाहर का दरवाजा बंद करती है। घर का दरवाजा बंद करती है और बंद करने के बाद में वो उस गाड़ी को लेकर के वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर जाकर के रोड के किनारे उस गाड़ी को लावारिस हालत में छोड़ देती है। छोड़ने के बाद में वो वहां से पैदल अकेले अपने घर वापस आती है। उसके मन में एक भी डर नहीं होता, एक भी दहशत नहीं होती। हो सकता है कि रात का वक्त होता है, उस बेटी के साथ में कुछ अनहोनी हो सकती थी, पर उसे सोच करके इसे इस बात का जरा भी गम नहीं होता। वो अपने घर आती है और जब वो अपने घर से बाहर जाती है तो अपने घर का जो बाहर का दरवाजा बंद करके जाती है, उस दरवाजे से वो अंदर नहीं आती, बल्कि वो किसी दूसरे दरवाजे से अपने घर के अंदर प्रवेश करती है। इस बीच में जो उसके छोटे भाई होते हैं वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार जो पापा हैं उनकी आवाज एकदम से आना बंद हो गई है, पापा कहां चले गए हैं? क्योंकि वो भी बेटे दोनों होते हैं, वो बहुत डरे हुए होते हैं। तभी जो बेटी होती है, बेटी अपने भाइयों से कहती है कि पापा अब यहां से बहुत दूर चले गए। उसके बाद में जैसे ही सुबह का समय होता है, अपने पड़ोसियों से कहती है हमारे घर का जो बाहर से गेट बंद है, उस गेट को खोल दीजिए। दरअसल कहती है कि उसके जो पापा हैं वो नाराज होकर के रात में कहीं चले गए हैं और उन्होंने बाहर से दरवाजा लगा दिया। पुलिस उस लड़की से पूछती है कि आखिरकार तुमने ऐसा सब क्यों किया? तब वो जो लड़की होती है, वो लड़की कहती है कि इन सब से बचने के लिए हमने इस प्रकार से किया। पुलिस उस लड़की से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे दिमाग में ये सारा प्लान आया कैसे? तुमने किस तरीके से सोचा कि इस तरीके से हम अगर अपने पिता की हत्या करते हैं और फिर इस तरीके से उनकी लाश को ठिकाने लगाते हैं तो हम बच सकते हैं? तब वो जो लड़की होती है, वो लड़की कहती है कि दरअसल साहब हमने यूट्यूब पर एक क्राइम पेट्रोल सीन देखा था जिसमें कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। उसको देख करके हमारे दिमाग में ये बात आई थी कि हम इस तरीके से कुछ करें जिससे हम पुलिस के हाथों से बच सकते हैं। पर शायद उस लड़की ने उस क्राइम पेट्रोल का ये सीन नहीं देखा था कि क्राइम करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो पुलिस के हाथों से बचता नहीं है। तो
यह बात सच है कि जो वो व्यक्ति करता था वो बहुत ही गलत था। उसको एक बेटी थी, उसके एक पत्नी थी। अगर उसके किसी के साथ में अवैध संबंध थे या फिर अगर उसकी कोई प्रेमिका थी तो वो उसके साथ रिलेशनशिप में रह सकता था, पर अपने ही घर पर अपनी ही पत्नी को, अपनी ही बेटी को न्यूड होकर के अपनी तस्वीरों को दिखाना ये बिल्कुल उचित नहीं है। उस व्यक्ति ने जो गलती की थी या फिर जो व्यक्ति जिस प्रकार की वो गलती कर रहा था, वहां पर ये जो पत्नी और उसकी बेटी होती है, इन लोगों को पुलिस के पास में जाना चाहिए और पुलिस को इस चीज की सूचना देनी चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए। शायद जो किया वो माँ और बेटी ने भी गलत ही किया। पुलिस उस माँ और बेटी के खिलाफ चार्जशीट दायर करती है और चार्जशीट दायर करके उस माँ और बेटी का चालान कर देती है और उस महिला की तलाश शुरू कर देती है जिस महिला के साथ में उसके पति के नाजायज रिश्ते थे। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को एक सबक मिलती है, एक सीख मिलती है कि एक व्यक्ति जब अपने रिश्तों को भूल जाता है, अपनी मर्यादाओं को भूल जाता है, तब किस तरीके से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। उस व्यक्ति जिसकी मौत हो जाती है और उसके बाद में जो उसकी नाबालिग बेटी होती है, उसकी पत्नी होती है, उनकी जिंदगी, शायद जो बची हुई जिंदगी होती है, उस सलाखों के पीछे कटेगी। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।